तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए बॉटनी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर है जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। तो इस पेपर से जुड़ा हुआ आज मैं आपके लिए यूनिट 1 लेकर आया हूं। और यूनिट 1 से जुड़ा हुआ हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट वैदिक एंड हेरिटेज, यानी कि भारतीय प्राचीन वैदिक और विरासत के बारे में हमें आज के इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो वीडियो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है। और स्टार्टिंग में मैं आपको एक स्टोरी की तरह इस टॉपिक को समझाऊंगा ताकि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें भारतीय प्राचीन वैदिक और विरासत की, तो यह आधुनिक यूनानी और अन्य साहित्य से बहुत ही पुराना है। तो अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, यानी कि वेदों का जो पीरियड था वो था 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो अगर हम बात करें भारत के मेडिकल साइंस की, तो भारत का जो मेडिकल साइंस था वह किसी भी मामले में किसी से भी पीछे नहीं था। आपको बता दें कि मेडिकल साइंस के दो प्रमुख डिवीज़न होते हैं, एक तो होता है मेडिसिन और दूसरा होता है सर्जरी। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में मेडिसिन और सर्जरी दोनों तरीक़ों से मरीज़ का इलाज किया जाता था। अगर हम बात करें भारत के आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो इसमें आत्रेय और चरक इन दोनों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आत्रेय ऋषि द्वारा लिखी गई आत्रेय संहिता दुनिया के सबसे पुरानी मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई बुक है। उसके बाद अगर हम बात करें चरक की, तो चरक भी आयुर्वेद के बहुत महान डॉक्टर थे और ये महाराज कनिष्क के राज्यवैद्य थे। और अपने कई सारे रिसर्च के बाद उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। और इस बुक में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के कारण और उसके इलाज के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल साइंस के दूसरे डिवीज़न सर्जरी की, तो उसमें सुश्रुत का नाम बहुत ही फेमस है। और आपको बता दें कि पूरे प्राचीन भारत में, या फिर कह सकते हैं जो एंसेंट इंडिया है, उनमें सर्जरी में अगर देखा जाए तो सुश्रुत का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो इतने फेमस थे कि उसी समय उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और आँखों की जो मोतियाबिंद है उससे जुड़े हुए उन्होंने कई सारे सर्जरी किए थे। तो सुश्रुत को आज भी प्लास्टिक सर्जरी यानी कि राइनोप्लास्टी और कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि प्राचीन भारत में नाक और कान काट दिया जाना एक कॉमन पनिशमेंट हुआ करता था। तो ऐसे में सुश्रुत द्वारा ये जो सर्जरी थी वो उनको एक नई पहचान देता था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक सुश्रुत संहिता में लगभग 1000 से अधिक बीमारियों और 700 से अधिक जो मेडिसिनल प्लांट है उनके बारे में लिखा है। और आपको बता दें कि ये ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जो कि आज भी हमारे घरों में बीमारियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र की, तो हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने जो अचल जीव है यानी कि जो नॉन लिविंग है उनको बांटा हुआ था, उनको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन जो पश्चिमी वनस्पति विज्ञान है यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बॉटनी का जो डेवलपमेंट हुआ वो लगभग माना जाता है 1735 में, यानी कि 1735 में, जिसकी खोज सबसे पहले कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक में की थी और उन्होंने पौधों को वर्गीकृत किया था। तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी पीछे हिंदी में बताई है वही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें जैसे कि ऋग्वेद, मनु, चरक, सुश्रुत, वैशेषिक, उदयन, तो इनके अनुसार देखा जाए तो कुछ संस्कृत शब्द हैं जो कि कई हजार साल पहले वनस्पतियों के लिए प्रयोग की गई थी। जैसे अगर हम बात करें संस्कृत शब्द है वनस्पति, तो वनस्पति देखा जाए तो इंग्लिश में है क्या, पहले तो मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो संस्कृत शब्द वनस्पति का मतलब है ऐसे पौधे जिनमें कि स्पष्ट फूल नहीं होते परंतु फल लगते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट बेयरिंग फ्रूट्स विदाउट एविडेंट फ्लावर। वहीं संस्कृत शब्द है वृक्ष। वृक्ष को कैसे डिफाइन किया गया है इंग्लिश में अगर देखा जाए, ट्री बेयरिंग बोथ फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि ऐसे पेड़ जिन पर फूल और फल दोनों लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं वृक्ष।
अगला संस्कृत शब्द है विरुद्ध। विरुद्ध क्या होते हैं, किन पौधों को कहते हैं? प्लांट विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि ऐसे पौधे जो ज़मीन पर फैलते हैं उन्हें हम बोलते हैं संस्कृत में विरुद्ध। वहीं बात करें संस्कृत शब्द औषधि की। औषधि किसे कहेंगे? एनुअल प्लांट बेयरिंग एबंडेंट फ्लावर एंड फ्रूट्स विच विदर अवे आफ्टर फ्रूटिफिकेशन यूज्ड इन मेडिसिन। कहने का मतलब ये है, ऐसे वार्षिक पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 साल या 1 साल के कम होते हैं, ठीक है, तो उनमें प्रचुर मात्रा में फूल और फल दोनों बनते हैं और उनके जब फूल मुरझा जाते हैं उनका यूज जो होता है वो औषधि के रूप में किया जाता है। तो ऐसे पौधे संस्कृत में कहलाते हैं औषधि। इसके बाद अगला संस्कृत शब्द है लता। अब लता किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो किसी के सपोर्ट के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं, यानी कि किसी पौधे का सपोर्ट ले लिए, दीवार का सपोर्ट ले लिए, ठीक है ना, मतलब उन्हें कोई भी सपोर्ट मिल गया और ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, तो संस्कृत में उन्हें बोलते हैं हम लता। इंग्लिश में उन्हें हम बोलेंगे क्लाइंबर। वहीं अगला संस्कृत शब्द है तृण। तृण किसको बोला जाता है? ग्रासेस को बोला जाता है, घास को बोला जाता है। उसके बाद संस्कृत शब्द है मुल्म। मुल्म किसे बोला जाता है? जो सकुलेंट श्रब होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो गूदेदार होते हैं, जैसे आपने एलोवेरा देखा है, ठीक है ना, नागफनी देखा है, तो ये सभी क्या है? सकुलेंट श्रब है। फिर उसके बाद है गुच्छ। गुच्छ किसे कहेंगे? जो ब्रशी हर्ब होते हैं, जैसे कि जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें बबूल की, तो संस्कृत शब्द में ये आएंगे गुच्छ में। अब कुछ और भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमारे पुराणों में जिसमें कि देखा गया है कि पौधे जो है वो जीवित प्राणी हैं। जैसे अगर हम बात करें महाभारत की, जो कि आज से 3000 साल BC पहले लिखी गई थी, जिसमें कि अध्याय 184 के श्लोक 11 से 18 में 2 ऋषियों भृगु और भारद्वाज के बीच कुछ संवाद दिए गए हैं और जिसमें माना गया है कि पौधे जीवित प्राणी हैं और उनमें 5 इंद्रियां होती हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट किस में लिखा गया है? महाभारत में लिखा गया है। किस चैप्टर में लिखा गया है? चैप्टर नंबर 184 में लिखा गया है और श्लोक संख्या 11 से 18। अब संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग प्लांट के लिए किया गया है। जैसे अगर हम बात करें निस्सार। निस्सार का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि कोन नहीं पाया जाता, यानी कि ये ऊपर जाकर कोना नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये फैले हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पीपल की, बरगद की, और इनमें जो फल और फूल होते हैं ये गुच्छों में होते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि निसार संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे पेड़ चाहे वो कितने भी घने हो जाए लेकिन उनमें कोई कोर नहीं होता, उनमें कोई कोना नहीं होता, ये फैलते हैं। जैसे कि पीपल है, वट है, वट हम बरगद के पेड़ को बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगला संस्कृत शब्द है बहिस्सार। बहिस्सार क्या होता है? तो ये इंडोजीनस प्लांट होते हैं। अब इंडोजीनस प्लांट क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि अंदर की ओर बढ़ते हैं और बाहर की ओर इनमें रेशे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नारियल की, बांस की या फिर सुपारी की। इसके बाद अगला जो संस्कृत शब्द है वो है अंतसार। अब अंतसार क्या होते हैं? इसके अंदर ऐसे पौधे आते हैं जो कि एक्सोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस कहने का मतलब कि ऐसे पौधे जो बाहर से भी वृद्धि करते हैं, ठीक है, और इनमें लकड़ियाँ जुड़ी होती हैं, यानी कि इनसे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें आम है, कटहल है, नीम है, ये सभी क्या है? एक्सोजीनस प्लांट है। तो इंडोजीनस में रेशे होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया ताड़, इनके बाहर रेशे की तरह पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो एक्सोजीनस होते हैं उसमें लकड़ियाँ मिलती हैं। बस आप इतना समझिए। अब इसके बाद अगला संस्कृत शब्द है सर्वसार। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि अगर काटा जाए, यानी कि इनके क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो ये पूरी तरह से आपको कठोर दिखाई देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें इमली है, बबूल है, सिरिस है, तो घर के जितने भी इमारती चीज़ें बनाई जाती हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़की बनाई जाती हैं, तो इन्हीं पौधों से बनाई जाती है। जो कठोर पौधे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सर्वसार के कैटेगरी में। तो अभी तक हमने ये सभी टर्म देखे जो कि पौधों से रिलेटेड थे, पौधों के लिए यूज़ किए जाते थे हमारे प्राचीन भारत में, जिसमें कि कुछ संस्कृत शब्द थे। अब बात करते हैं हम पौधे के वर्गीकरण की। तो हमारे प्राचीन भारत में पौधों को कैसे क्लासिफाई किया गया था, कैसे वर्गीकृत किया गया था, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण का तरीका था अकॉर्डिंग टू जेंडर, यानी कि उनको हम उनके लिंग के अनुसार बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर जेंडर का निर्धारण कैसे होता है? डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, यानी कि पौधे की वृद्धि की दिशा के आधार पर।
जैसे अगर मेल पौधा है तो वो बहुत तेज़ी से वर्टिकल की ओर ग्रोथ करेगा और ये पौधे दबते नहीं हैं। वहीं अगर हम बात करें फीमेल प्लांट की, इनमें जो ग्रोथ होता है वो लैटरली होता है और इन्हें दबाया जा सकता है। तो हमारे प्राचीन साहित्य के अनुसार पौधों के बारे में कुछ इस तरह से निर्धारण किया गया है मेल और फीमेल के लिए। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। तो दूसरे क्लासिफिकेशन का तरीका है अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि आयु के अनुसार। तो किसी भी पौधे में जो जीवन काल होती है उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है चाइल्ड, दूसरा है यंग, तीसरा है एडल्ट, चौथा है एज्ड और लास्ट है डेड। अगर हिंदी में बात करें तो बच्चा, युवा, वयस्क, फिर वृद्ध और लास्ट में मृत्यु। और पौधे का ये जो वर्गीकरण है ये आपको भृगु संहिता में देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि संस्कृत में 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। वही चीज़ें जो ऊपर इंग्लिश में और मैंने हिंदी में दिखाई हैं वही चीज़ यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है। ये तो बात हुई पौधे के वर्गीकरण की, परंतु हमारे जो अलग अलग पुराण हैं उनमें भी आपको कई जगह कई चैप्टर में आपको पौधों से जुड़े हुए चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनसे जुड़े हुए कुछ संवाद, कुछ श्लोक देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद के 8वें चैप्टर में श्लोक संख्या 1 से लेकर 13 के बीच लिखा गया है वनानि न प्रजाहितानि, यानी कि फॉरेस्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। वहीं बात करें हम यजुर्वेद की तो उसमें संस्कृत में लिखा गया है नमो विच्छेब्या विच्छेब्या औषधि नाम पतये पतये नमः, यानी कि पौधों की हमें पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनसे हमें मिलते हैं दवाएं। जैसा कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्कशिप ट्रीज विच गिव अस मेडिसिन्स। वहीं अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यास्त्री युगम पुरा, इंग्लिश में जिसका मतलब है प्लांट्स केम टू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ फर्स्ट, यानी कि पृथ्वी पर अगर कोई सबसे पहले जीव आया है तो वो थे पौधे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जीवन आया तो वो बैक्टीरिया के रूप में आया और बैक्टीरिया को हम किस में स्टडी करते हैं, प्रोकैरियोट्स, और इन्हें पौधों की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को पौधों में क्यों रखा गया है, इसका रीज़न आपको हमें बताना है। वहीं अगर हम बात करें अथर्ववेद की तो उसके चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है तस्य रूपेणे वृक्षा हरिता हरितस्य, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्लोरोफिल इज़ द कॉज ऑफ ग्रीनिश इन ट्री, यानी कि पौधों में जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो सोचिए कि इतने पुराने वेदों में क्लोरोफिल के बारे में बताया गया है। वहीं अथर्ववेद के पहले चैप्टर में बताया गया है ये न प्राणंति विरुद्ध, यानी कि प्लांट आर लाइफ, यानी पौधे ही जीवन है। सोचिए इतनी बड़ी बात बताई गई है हमारे पुराणों में, हमारे अथर्ववेद में। वहीं ऋग्वेद में एक स्टेटमेंट है वृक्षसो रक्षन्ति रक्षिता, यानी कि ट्रीज सेव देम दोज हु सेव ट्री, यानी कि पौधे उनकी रक्षा करते हैं जो पौधों को बचाते हैं। और हमारे पद्म पुराण में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है 10 पुत्रों समः द्रुमः, यानी कि एक जो पेड़ है वह 10 पुत्र के बराबर होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे प्राचीन भारत का जो वनस्पति विज्ञान से जुड़ा हुआ विरासत है, जो वेद है, जिसके बारे में हमने इतना डिटेल से जाना। आई होप आपको सभी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, आप लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो हेडिंग्स हैं वो आपको लिखनी है। कुछ जो संस्कृत शब्द हैं, जैसा कि अभी आपने ये देखा, तो कुछ तो आप संस्कृत शब्द याद कर लीजिए, उसको इंग्लिश में हिंदी में आप लिखने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप संस्कृत में बहुत छोटे छोटे जो दिए गए हैं स्टेटमेंट उनको याद कर सकते हैं, और यही चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, आपको बस समझना है कैसे लिखना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।